अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस जब सुना जा रहा था तो आखिरी हियरिंग के दिन जब तमाम फरीकैन ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए तो उस वक्त आज के मौजूदा चीफ जस्टिस और उस वक्त वो बेंच हेड कर रहे थे जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने एक बड़ी अहम बात की थी। उन्होंने कहा था कि इस तरह के केसेस में जब भी फैसला आता है तो एक फरीक खुश होता है, वेलकम करता है, कहता है इंसाफ हो गया, लेकिन फैसला जिस फरीक के खिलाफ आता है वो कोर्ट पे तनकीद करता है, वो फैसले पे तनकीद करता है, वो जानिबदारी का इल्जाम भी लगाता है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की बात दुरुस्त हुई जब पनामा केस में नाअहल किया गया वजीर आजम, उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को, तो इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस फैसले को वेलकम किया, अप्रिशिएट किया कि इस मुल्क में सबसे ताकतवर शख्स का भी एहतसाब हो सकता है और यह एहतसाब अदालतों ने किया है। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि नून लीग ने उस फैसले को एक्सेप्ट तो किया लेकिन फैसले पे तनकीद की, अदलिया पे तनकीद की और ये तनकीद एक अरसे तक जारी रही। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि फैसले जो है वो ऐसा लगता है कि पिछले चंद हफ्तों में शरीफ फैमिली के हक में आए हैं। नवाज शरीफ साहब को अपने दोनों केसेस में बेल मिल चुकी है। एवनफील्ड में उनको पहले बेल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिली, इसके बाद बेल उनको सुप्रीम कोर्ट से मिली। अल अजीजिया केस में भी तिबी बुनियाद पर 6 हफ्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल पर रिहा किया है। और इसी तरह हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब को भी रमजान शुगर केस में और इसके अलावा आशियाना केस में लाहौर हाई कोर्ट से बेल मिल चुकी है। और कल ही हमने देखा कि एक फैसला आया था हमजा शहबाज के हक में, कहा गया कि नैब उनको गिरफ्तार नहीं कर सकता 8 अप्रैल से पहले, यानी कि 2 रोज तक नैब उनको गिरफ्तार नहीं कर सकता। और इससे पहले भी नैब ने उनके हक में यह कहा था, लाहौर हाई कोर्ट ने उनके हक में यह कहा था कि अगर नैब उनको गिरफ्तार करना चाहती है तो उनको 10 दिन पहले आगाह करना होगा। तो कल फैसले के बाद, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो कहती है कि उनके साथ इंसाफ हुआ है, उनके हक में फैसला हुआ है, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले पर सवाल उठा रही है। तो जहां पर अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले पर आवाज उठा रही है, वहां पे नून लीग मुतमईन नजर आ रही है। ऑनरेबल कोर्ट का फैसला था, ऑनरेबल जजेस का फैसला था जिसको उस वक्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। और जैसे मैंने कहा कि अब ऐसा लगता है कि पिछले चंद हफ्तों से जो फैसले हैं वो नून लीग के हक में आ रहे हैं, उनको रिलीफ मिल रहा है, शरीफ फैमिली को रिलीफ मिल रहा है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालती फैसलों पर सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। अमीर लोगों को जमानत भी मिल जाती है, अगर ये जहनी टेंशन है तो जेल नहीं बर्दाश्त कर सकते तो फिर उनको है कि आप इलाज भी करा लें। किसी सियासतदान फैमिली को रिलीफ मिला है तो वो तो शरीफ फैमिली। हाई कोर्ट जो है वो नून लीग की जिस अंदाज से जिस मर्जी हाई कोर्ट में जाके वो कोई ना कोई अपनी मनपसंद रिलीफ लेके आते हैं, तो आइन और कानून की अदालतों की तशरीह जो है उसी फोरम पे होनी है। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सवाल उठा रही है। कल वजीर आजम इमरान खान साहब का ट्वीट भी आया था जिसमें उन्होंने नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, उन्होंने लिखा कि उनका फरमान कोट किया उन्होंने कि तुमसे पहले बहुत सी कौमें तबाह हो गई, जहां ताकतवर के लिए एक और कमज़ोर के लिए दूसरा कानून था। यह हदीस उन्होंने अपने ट्वीट में लिखी और इसका रिप्लाई शहबाज शरीफ साहब ने किया। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, बदकिस्मती से हाल ही में हुक्मरानों ने बनी गाला महल रेगुलर हो गए और जबकि गरीबों के झोपड़ियां रातों रात गिरा दी गई। अल्लाह हमें कौलो फेल के तजाद से बचाए और सीधी राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो यहाँ पे भी शहबाज शरीफ साहब जिस पर तंज कर रहे हैं इमरान खान साहब के ऊपर कि बनी गाला में उनकी प्रॉपर्टी तो रेगुलराइज हो गई, शायद उनको ये इल्म होगा कि ये फैसला भी इमरान खान ने नहीं किया था, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया था। तो जहां पर फैसला अपने हक में आता है उसको एक्सेप्ट किया जाता है, जहां पर फैसला अपने हक में नहीं आता तो ना सिर्फ फैसले पर तनकीद की जाती है बल्कि कोर्ट की नीयत पर भी शक किया जाता है और उन पर जजेस पर भी एतराज किया जाता है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फिरदौस आशिक अवान साहिबा और हमें ज्वाइन कर रहे हैं PMLN के रहनुमा तलाल चौधरी साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फिरदौस आशिक अवान साहिबा, एक अरसे से हम देख रहे थे कि जब फैसले नून लीग के खिलाफ आ रहे थे वो एहतजाज करते थे, वो तनकीद करते थे। अब चंद फैसले नून लीग के हक में आए हैं, शरीफ फैमिली के हक में आए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। कल आपने भी जियो न्यूज से बात करते हुए कहा कि नून लीग को अपने मनपसंद के फैसले मिल जाते हैं हाई कोर्ट से। ये क्यों है ऐसा? क्यों नहीं हम एतबार कर सकते कि ये जजेस और ये कोर्ट्स अपनी आजादी से फैसला करते हैं और शायद इनकी तशरीह जो हो कानून की उससे आप इत्तेफाक ना करें, उनके फैसलों से इत्तेफाक ना करें, लेकिन कम से कम इनकी नीयत पर तो शक ना किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ और आपने पर्टिकुलर चूंकि मेरे पर्सनल एक्सप्लेनेशन पे पहली बात शुरू की है, तो देखिए मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू और मेरी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का पॉइंट ऑफ व्यू वो एक ही है कि पाकिस्तान के अंदर दो नहीं, एक पाकिस्तान का, एक रूल ऑफ लॉ का, इक्वल जस्टिस सिस्टम जो है और इक्वल
अपॉर्चुनिटीज जो हर मुल्ज़िम को मिलती हैं मिलनी चाहिए और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। किसी अदारे को जो पाकिस्तान के अंदर कॉन्सेप्ट रहा या इससे पहले आपने भी देखा, हम भी देखते रहे कि ताकतवर अफराद और शख्सियात जो हैं वो अदारों को मिलान करती रही और अपने ताबे करती रही। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है वो है कि शख्सियात अदारों के ताबे आए, और यही वो इनिशिएटिव था कि जो इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के अवाम के लिए अपनी इलेक्शन कैंपेन में सबसे मौसर टूल के तौर पे मुतारफ कराया, और आज भी हुकूमत उसमें अमल दरामद के लिए कोशिश है। अब वो अदारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें जुडिशियल रिफॉर्म्स जो है वो हमारे उस एजेंडे का एक बेसिक पैरामीटर है। अब उस पैरामीटर को जो आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि उसमें PMLN की लीडरशिप या PTI की लीडरशिप अदालतों पे तनकीद के हवाले से, तो देखिए वो PMLN की लीडरशिप का जो उस वक्त मौकफ था या आज मौकफ है उसमें तजाद है। आप उस वक्त करप्शन के केसेस या पनामा इशू पे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको सर्टिफाइड झूठा और फिरदौस साहबा, उनका सवाल मैं तलाल साहब से कर लूंगा, वो मौजूद है। और बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ, तजाद है कि जब अपने हक में फैसला आता है तो अच्छा लगता है, जब अपने खिलाफ आता है तो तनकीद सिर्फ फैसले पे नहीं होती, इससे बहुत आगे जाकर होती है। और इस वक्त जब इमरान खान साहब कह रहे थे कि देखें सबसे पावरफुल शख्स नवाज शरीफ है मुल्क में, उसका एहतसाब अदालत ने किया है, तो आज अगर अदालत कोई फैसला हक में सुनाती है हमजा शहबाज के, तो फिर उस पर तनकीद क्यों होती है? क्यों नहीं मान लिया जाता कि ये भी जो है फैसला अदालत ने अपनी लॉ की इंटरप्रिटेशन पर किया है? फैसलों को कबूल करते हैं। हम ये कहते हैं कि एक यूनिफॉर्म सिस्टम जो है, जो रिलीफ हमजा शहबाज शरीफ और शरीफ फैमिली के लिए है, वही रिलीफ जो है वो हम तो खुश है इस बात पे कि जब कोई अरेस्ट वारंट किसी मुल्ज़िम के जारी हो तो अदालत ने जो है वो हर मुल्ज़िम को फिर प्री बेल अरेस्ट वो अदालत में पेश भी ना हो, घर के 5 स्टार ड्राइंग रूम में बैठे और वो उसको बेल अरेस्ट ना करने के लिए अदालती अहकामात मिल जाए, तो ये सबके लिए होना चाहिए। हम यकसा निजाम की बात कर रहे हैं, हम उन दोहरे रवैयों को या उस कानून की डबल इंटरप्रिटेशन जो है, मैं इस यकसा निजाम पर मैं आता हूं फिरदौस साहिबा, उसमें हमारी रिजर्वेशन उस फैसले पे नहीं है। मैं इस यकसा निजाम पर भी आता हूं। तलाल चौधरी साहब, आपको भी, आपने मेरे इब्तदाई सुना, मैंने शॉर्ट्स भी सुनवाए। उस वक्त आप लोग तनकीद कर रहे थे, फैसले आपके खिलाफ आ रहे थे, आज आपको फैसले अच्छे लग रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सवाल उठा रही है। क्या हमें अपने रवैये तब्दील करने की जरूरत नहीं है कि इन सियासी केसेस में भी अगर एक फरीक के खिलाफ फैसला आता है तब भी उस फैसले को कबूल किया जाए, और तनकीद अगर करनी है तो कानूनी नुकात पे करे, उससे आगे ना हो तनकीद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद साहब, मैं आपकी जो बात है, जो सवाल है, मैं उसको आपको और हर आदमी को ये समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि वो तमाम कोई सजा हुई या हमारे खिलाफ फैसला आया, हमने हर सजा को कबूल किया, वो वजारत उज़्मा से निकलने का हो, वो डिस्क्वालिफिकेशन का हो, वो कैद का हो, इवन वो अगर कोई कैद की सजा हुई तो बाहर से बेटी समेत चलकर जेल गए, और हर फैसले को हमने माइन किया, उस पर अमल किया, और उसके बाद उस फैसले के खिलाफ हम उससे बड़ी अदालत में गए, उससे फिर अगर वहां रिलीफ नहीं मिला फिर उससे बड़ी अदालत में गए, कहीं अपील में गए, कहीं रिव्यू में गए। हमने वो अदालती और कानूनी वो तमाम तकाजे भी पूरे किए, और अदालती और कानूनी जो हमें हक हासिल है वो भी हमने अवेल किया, और अदालत के अंदर रहकर सब कुछ किया। दूसरा बात है सियासी मैदान में, जब सियासी मैदान में आप स्पोक्समैन हमारे मुखालफ बने हो, नैब के दूसरे अदारों के स्पोक्समैन बने, वो अदारों की ऑब्जर्वेशंस को कोट करें, उनके फैसलों को लहराकर हमारे खिलाफ यलगार बोले, तो फिर हम उसका जवाब देना पड़ता है। अब देखिए ना, जितने स्पोक्समैन हैं, वो फवाद साहब हैं, वो पंजाब के स्पोक्समैन हैं, वो इनके शहजाद अकबर साहब हैं, वो लगता यह है कि कल से वो इसी तरह स्पोक्समैन बने हुए हैं, और जब वो इस तरह बात करते हैं, और इससे पहले भी इमरान खान भी जब बात करते तो हमें उसका जवाब देना पड़ता है। सो सियासी मैदान में जो हमने जवाब दिए वो सियासतदानों को दिए। अगर कोई कहे कि इस ईद कुर्बान से पहले कुर्बानी होगी तो मुझे उसका जवाब देना पड़ेगा। तलाल साहब, आप लोगों ने फैक्ट ये है तलाल साहब कि आप लोगों ने सियासी मैदान में भी जवाब दिया, और आप लोगों ने मुनसिफ के हवाले से भी बहुत बातें की, मैंने ये सुनवा चुके हैं, खैर वो माजी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना कि आपने फैसले कबूल किए,
फैसला तो कल नैब ने भी कबूल कर लिया। जैसे ही अदालत ने कहा कि 8 तारीख तक उनको गिरफ्तार ना किया जाए तो नैब की टीम वहां से चली गई। फैसला तो उन्होंने भी कबूल किया, फैसले का एहतराम किया, लेकिन पीटीआई उस पर तनकीद कर रही है। पीटीआई कह रही है लाहौर हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिल रहा है, ये शिकवा कर रहे हैं वो लोग। तो क्या आपकी नजर में ये दुरुस्त है? देखिए, गुजारिश ये है, मैंने आपसे कहा कि एक तो जो भी फैसले हैं वो बिल्कुल कबूल किए, उन पर अमल दरामद किया, इस पे तो सबका इत्तेफाक है। अगर कबूल किए, उस पे इंप्लीमेंटेशन की, तो मेरा ख्याल है फिर तौहीन का पहलू नहीं निकलता। सियासी मैदान में हमारा हक है कि मेरा सियासी मुखालिफ अगर कोई बात कहे, वो कोई मेरे पे इल्जाम लगाए, किसी वो अदारे का सहारा बने, किसी अदारे के कंधों पर बैठकर अपनी सियासत करे, तो फिर मैं उसका जवाब देने का लेकिन तलाल साहब, क्योंकि मुझे भी मेरे लोग सुन रहे हैं। बिल्कुल मेरी गुजारिश सुने। बात यह है, इन्हें रिलीफ नहीं मिला। सबसे बड़ा रिलीफ तो इमरान खान को मिला। इमरान खान इश्तिहारी थे और कोई इश्तिहारी पिटीशन नहीं कर सकता। ये पिटीशनर थे उस पनामा केस में और इश्तिहारी भी थे। कोर्ट इन पर लीनियंट व्यू लेती रही, इनको मौका देती रही। 1 साल के करीब ये इश्तिहारी रहे, उसके बाद इन्होंने जमानत कराई। उस दरमियान ये सुप्रीम कोर्ट और साहब, मैं एग्जैक्टली यही बात करने की कोशिश कर रहा हूं अपने प्रोग्राम में कि आज पीटीआई कहती है कि लाहौर हाई कोर्ट से इनको लीनियंट जो है रवैया मिल रहा है, जो आप उस वक्त इमरान खान के साथ बात करते थे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि देखें, आप फैसले पे बात करें, आप सियासी मैदान में तनकीद करें, लेकिन फैसलों को पॉलिटिसाइज ना करें। अव्वल तो बड़ी अच्छी बात की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने, एक से ज्यादा मौके पर अतर मिन्नल्लाह साहब ने कहा है कि ये सियासी केसेस को अदालत में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इन सियासी केसेस का जो भी फैसला होगा, एक फरीक सियासत जरूर करेगा, एक फरीक जो है इस पर एतराज जरूर करेगा, तो ये केसेस आने नहीं चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस सियासी बहस में क्यों ले आते हैं हम अदालती फैसलों को? फिर देखिए, ये बात मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करता हूं, और सियासी केसेस सियासत मैदान में रहने चाहिए, अदालतों में नहीं जाने चाहिए, इस पे इत्तेफाक है। और ये हमारे मुखालफिन जानबूझ के हर चीज का बोझ जो है वो अदालतों पे लगा देते हैं। यानी नैब अगर ईसीएल से निकाले तो ये कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में केस करेंगे। ये हर जगह पनामा का मामला हो या कोई और मामला हो, हर जगह धांधली से लेकर पनामा से लेकर हर जगह ये अदालत लेके गए हैं मामले। सही, लेकिन वो तो इनका कानूनी हक है ना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अगर अल अजीजिया केस में मुस्तरद कर दी नवाज शरीफ साहब की बेल अपील, तो वो सुप्रीम कोर्ट में गए, वो तो कानूनी हक है। फिरदौस आशिक अमान साहब इस पे कुछ कहना चाह रही हैं? जी देखिए, 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल है या लीगल बैटल है, वो किसी भी सियासी जमात और सियासी वर्कर का बुनियादी हक है, और वो अदालतों में अगर कोई रिलीफ लेता है और एज पर लॉ लेता है तो उस पर किसी को तनकीद करने का हक नहीं है। और ना पीटीआई जो है उसका वो बेसिक फंडामेंटल राइट जो है उसको छीनना चाहती है या उसको डिसोन करती है। लेकिन इशू ये है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है, हम उस पर बात कर रहे हैं। इस बात पे किस तरह 22 करोड़ अवाम को मुतमिन करेंगे तलाल साहब कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक कभी ऐसा हो कि प्रोटेक्टिव बेल किसी भी मुल्ज़िम की वो घर के ड्राइंग रूम में बैठा और चीफ जस्टिस साहब अपने ड्राइंग रूम में वो ग्रांट कर दें, और नैब के केसेस में जिसमें उसने अभी मांगी भी ना हो एक फिरदौस साहिबा, एक तो इस पे तलाल साहब को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। तलाल साहब का फैसला नहीं है, ऑनरेबल कोर्ट का फैसला है। तलाल साहब क्यों जस्टिफाई करेंगे इसको? ये तो ऑनरेबल कोर्ट का फैसला है। फैसला दिया, लेकिन ये पॉलिटिकल जो पॉइंट स्कोरिंग पीएमएलएन ने 2 दिन जो ही बिल्ली का खेल खेल के की, और जिस तरह से मैस मोबिलाइजेशन की, जिस तरह नैब के अफसरान की मारपीट की, जिस तरह से सुपरमेसी ऑफ द इंडिविजुअल को एम्पावर किया और इंस्टीट्यूशन को मिलान किया, तलाल साहब के पास यकीनन इसका कोई जवाब नहीं होगा। देखिए, एक तो फिरदौस साहब बात सुन लीजिए मेरी, फिरदौस साहब बात सुन लीजिए, कर सकते हैं फिरदौस साहब मेरी बात सुनिए, सहारा लेके नहीं, अदालतों के पीछे छुप के नहीं, फिरदौस साहब मेरी बात सुनिए, एक मौसर हथियार के तौर पे नहीं, हमने उस फैसले को माना है। हम ये समझते हैं कि जो मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं ये कह रहा हूं कि एक तो तलाल साहब ने जस्टिफाई नहीं करना है। कल जो चीफ जस्टिस साहब ने फैसला दिया, तलाल साहब ने नहीं जस्टिफाई करना है, वो अदालत का फैसला है, ऑनरेबल कोर्ट्स का फैसला है। ठीक है फिरदौस साहब, ये जो डिस्क्रिमिनेशन की आप बार बार बात कर रही हैं कि फैसले गरीब और अमीर के लिए एक ही होने चाहिए, ये तो अदालत का फैसला था ना। मैं हुकूमत के कुछ फैसलों पर बात करूंगा, जरा आप बताइएगा कि वहां पर क्यों एक यकसा फैसला नहीं होता ऑपोजिशन और हुकूमत के लिए। फिरदौस आशिक अवान साहिबा कह रही थी कि हम डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हैं, यकसा फैसले आने चाहिए, एक जैसे फैसले होने चाहिए, चाहे वो गरीब के लिए हो या अमीर के लिए हो। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि वफाकी काबीना इस वक्त जो ईसीएल पर लोगों के नाम शामिल करने का फैसला कर रही है, बेशक वो नैब की रिक्वेस्ट पे कर रही हो, लेकिन ये फैसले सिर्फ
ऑपोजिशन के खिलाफ क्यों आ रहे हैं और हुकूमत के लोग जिनके खिलाफ इस वक्त नैब के केसेस हैं, जिनके खिलाफ इंक्वायरी है, उनके खिलाफ ये फैसले क्यों नहीं आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर बाबर अवान साहब के खिलाफ रेफरेंस है, उनका नाम ECL पर नहीं है। इस वक्त परवेज खटक के खिलाफ इंक्वायरी है, महमूद खान जो चीफ मिनिस्टर है मौजूदा उनके खिलाफ इंक्वायरी है, और दीगर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनके खिलाफ नैब इंक्वायरी है लेकिन उनका नाम ECL पर नहीं है। ऑपोजिशन के लोगों का ECL पे नाम डाला जा रहा है। हमजा शहबाज का नाम ECL पे डाल दिया, साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी साहब का नाम ECL पे डाला है। मिफ्ता इस्माइल साहब के हवाले से आज खबर थी कि उनका नाम इस वक्त स्टॉप लिस्ट पे है लेकिन उसको भी ECL पे डाल दिया जाएगा, और ये इतलात थी कि उन्होंने ट्रैवल करना था लेकिन जब उनको पता चला कि उनका नाम जो है वो स्टॉप लिस्ट पे है तो उन्होंने अपना लंदन जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। और इसका जो केस है जो मिफ्ता इस्माइल साहब पे LNG टर्मिनल के हवाले से उनके ऊपर इंक्वायरी जारी है। हमें जराए बताते हैं कि उन्होंने उनको जो 30 क्वेश्चन दिए थे पहली इंक्वायरी हियरिंग में LNG टर्मिनल के हवाले से उन्होंने 30 के 30 के जवाब दे दिए थे, लेकिन इस LNG टर्मिनल केस पे जो दूसरे बोर्ड मेंबर्स थे, क्योंकि बतौर सुई साउथ गैस कंपनी के चेयरमैन के तौर पे उनका नाम डाला गया है ECL पर, लेकिन उस बोर्ड पे सुई साउथ बोर्ड पे जो दूसरे बोर्ड मेंबर्स थे उनका नाम ECL पे नहीं है। इसी तरह जो कंपनी के MD थे, सुई साउथ गैस के जो MD थे, उनका नाम ECL पे नहीं है। तो वो कहते हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब को लगता है कि उनके खिलाफ जो है विक्टिमाइजेशन हो रही है। इस पर हम बात करेंगे। फिरदौस अशकवान साहब, आप बार बार क्योंकि कह रही है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, एक कानून होना चाहिए, जिसका जिक्र कल वजीर आजम साहब ने भी किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने हदीस को वहां पे कोट किया। तो ये तो कोर्ट का मामला है ना, कोर्ट से आप कह रहे हैं कि एक जैसा इंसाफ होना चाहिए। मैं आपकी हुकूमत से पूछ लेता हूं, आपने मिफ्ता इस्माइल साहब का नाम जो है वो ECL में डालने का फैसला कर लिया है, शाहिद खकान अब्बासी साहब का नाम ECL में डालने का फैसला कर लिया है, हमजा शहबाज का नाम ECL में। इन तमाम लोगों के केसेस इस वक्त जो नैब में है वो इंक्वायरी स्टेज पर हैं। अब तकरीबन 1 दर्जन लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर पोजीशंस पे जिनके खिलाफ इंक्वायरी है। वफाकी काबीना ने उनका नाम क्यों नहीं ECL पे डाला? यहां पे आपको नहीं दोहरा मेयार नजर आता कि जो लोग हुकूमत में है उनका नाम ECL पे नहीं होगा इंक्वायरी स्टेज पे, लेकिन जो ऑपोजिशन के लोग हैं उनका नाम ECL पे होगा इंक्वायरी स्टेज पर? क्यों है ये दोहरा मेयार? तो ये है कि नैब एक ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन है, एक आजाद और खुद मुख्तार अदारा है। ये ECL में नाम हुकूमत नहीं डालती और ना हुकूमत का दायरा कार है। ये रिकमेंडेशन नैब की तरफ से आती है, और आपको पता है कि जिस स्टेज पे इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट होती है, वहां जाके जब नैब को ये कंसर्न आता है कि ये शख्स जो है वो उसमें शामिल तफ्तीश नहीं होगा और कहीं ना कहीं फैक्ट्स को मिलान करेगा या डिस्टॉर्टेड कर देगा, उसको खत्म करने के खदशे के पेश नजर नैब रिक्वेस्ट करती है गवर्नमेंट को कि इसको ECL पर डाला जाए। उस डिस्क्रिमिनेशन को भी खत्म करने के लिए जो फर्दे वाहिद का इख्तियार था, इससे पहले इनका लेकिन ये फैसला बिल आखिर वफाकी काबीना करती है। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने ये इख्तियार कैबिनेट को दिया जी कि अगर ECL में कोई चीज आपने निकालनी है, किसी का नाम डालना है या निकालना है, तो वो कैबिनेट में डिबेट होके नैब की जो रिक्वेस्ट आती है उस पे डिसीजन होता है। तो फिरदौस साहब, ये क्या सिर्फ हुस्न इत्तेफाक है कि नैब सिर्फ उन्हीं लोगों का नाम देती है वफाकी काबीना को ECL पर डालने के लिए जिनका ताल्लुक ऑपोजिशन से होता है? महमूद खान हो, परवेज खटक हो, इनके ऊपर अगर इंक्वायरी है तो इनका नाम नहीं देगी नैब। सवाल तो उठेगा ना। बाबर अमान साहब के खिलाफ तो रेफरेंस है इस वक्त, उनका नाम ECL पे नहीं डाला गया है। देखिए, बाबर अमान को नैब अगर लिख के दे, हम तो गवर्नमेंट में नहीं थे जब से नैब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो हमें तो नैब ने उस वक्त हमने तो नहीं डिक्टेट किया नैब को कि वो किसका नाम लिख के दे या किसका नाम ना लिख के दे। इशू सिर्फ ये है कि ऑन मेरिट आप नाम डालते और निकालते हैं, लेकिन इसके अंदर जो बड़ा अहम आप बार बार उंगली उठाते हैं कि वाई ओनली अपोजिशन। मुझे बताएं कि हुकूमत के अंदर 35 साल इक़्तिदार में तो कोई नहीं रही है, नून लीग रही है, पीपल्स पार्टी रही, उसके अंदर अगर कोई शख्स ऑफिस बेरर हो, नहीं ऑफिस बेरर ही थे ना, परवेज खटक साहब ऑफिस बेरर थे, महमूद खान ऑफिस बेरर थे, ये सारे ऑफिस बेरर ही हैं। 5 साल तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी रही है। सही है, वो तो हुकूमत में पहली दफा आए हैं ना? नहीं पहली दफा नहीं है, 5 साल हुकूमत करके आए। KP में महमूद खान ऑफिस बेरर थे, परवेज खटक ऑफिस बेरर थे, ये तमाम लोग ऑफिस बेरर थे। बाबर अमान साहब भी ऑफिस बेरर थे। अच्छा, मैं मुकम्मल हो गई है, हाँ, लेकिन नाम ECL पे नहीं है। मैं तलाल साहब कल आप देखे नैब की रिकमेंडेशन के लिए आएगी तो हुकूमत 1 मिनट जाया किए बगैर उनका नाम भी ECL पे डाला जाए। तलाल साहब, अभी आपने जिक्र किया, इमरान खान साहब ने ये ट्वीट किया जिसका जवाब शहबाज शरीफ साहब ने दिया, और शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं बदकिस्मती से हाल ही में हुक्मरानों की बनी गाला महल रेगुलर हो गए,
तो ये इमरान खान साहब ने तो नहीं किए, ये भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इस पे क्यों तंज और तनकीद होती है? इसको भी अप्रिशिएट करें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वही कोर्ट है जो आप लोगों को भी रिलीफ देती है जब जायज होता है, जब लीगल होता है। तो देखिए, ये मामला ये है कि जब कोई आदमी अपने आप को आइडियल बनाकर पेश करे, जब कोई आदमी आपको चैंपियन करे कि मैं जनाब बहुत कॉलो फेल मेरा एक जैसा है, हमने तो कॉलो फेल का तजाद इमरान खान का लोगों को बताया है कि ये जानबूझ के, देखिए उतना तो शैतान ने इब्ने आदम को नहीं वर्गलाया जितना झूठ पीटीआई ने लोगों को वर्गलाने के लिए बोला है। इसमें तो कोई हकीकत नहीं, यानी बनी गाला नजायज, जिस पैसे से आया वो नजायज, कोई मनी ट्रेल नहीं। उसके बाद इनकी अपने बहुत सारे बच्चों से दूसरे मामला तक, इनके वोट तक, देखे ना बात मामला ये। उसके बाद कहते हैं जी ये कौन कौन सी चीज इनकी ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा था जी कि हम बड़ी साफ सुथरी जमात होंगी, कोई लोटा नहीं होगा, कोई लुटेरा नहीं होगा, नए लोग होंगे, नौजवान होंगे। 70 साल से जो हुकूमत में है, जिसका बाप दादा नाना अंग्रेज के दौर में भी हुकूमत में रहा और पिछले 70 साल की हुकूमतों में है, वो आज भी हुकूमत में इनके साथ बैठा है। कोई नया आदमी आपको नजर नहीं आएगा। कॉलो फेल का तजाद जो है वो हमने बताया इनको। बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस आशिक अवान साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब, आप दोनों हमारे साथ। जैसे मैंने इस प्रोग्राम के दौरान भी कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने यह कहा है कि सियासी मामलात को अदालत में नहीं लाना चाहिए, वरना अदालतें पॉलिटिसाइज होंगी। और हम ये देखते हैं कि जब भी ऐसा कोई मामला अदालत में जाता है और जिस फरीक के खिलाफ फैसला आता है वो फरीक तनकीद करता है, सिर्फ फैसले पर तनकीद नहीं होती है, वो तनकीद उससे ज्यादा होती है। पनामा केस के बाद भी देखा, और कल जब रिलीफ मिला हमजा शहबाज को लाहौर हाई कोर्ट से, तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उस फैसले पर सवालात उठा रही है। पुलवामा अटैक के बाद इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हालात कशीदा हो गए। इंडिया ने इस हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया, लेकिन जवाब में पाकिस्तान ने अमन का पैगाम भेजा और बार बार ये कोशिश की कि हालात को डी एस्केलेट किया जाए। पाकिस्तान की तरफ से यह पैगाम भी गया कि अगर इंडिया हमें शवायद देता है तो पाकिस्तान उन शवायद की बुनियाद पर कार्रवाई करने के लिए भी तैयार है। लेकिन इसके बावजूद इंडिया का जंगी जुनून खत्म नहीं हुआ और 26 फरवरी को इंडिया ने पाकिस्तान की एयर स्पेस को वायलेट किया और ये दावा किया कि उन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया है, 300-350 दहशतगर्द मार दिए हैं। लेकिन बाद में उनका यह दावा झूठा साबित हुआ। लेकिन इसका जवाब पाकिस्तान ने 27 फरवरी को दिया, इंडिया के 2 जंगी जहाज गिराकर, जिसके बाद इंडिया ने भी यह दावा किया था कि पाकिस्तान का एक F-16 उन्होंने गिराया है, जो कि अब साबित हो चुका है कि एक गलत दावा था, एक झूठा दावा था। लेकिन पाकिस्तान ने इस पूरे मामले को बड़ा सेंसिबली हैंडल किया। बार बार पाकिस्तान ने कहा कि मुज़ाकरात होने चाहिए, अगर चाहे दहशतगर्दी पे क्यों ना हो, हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके बावजूद ऐसा लगता है कि इंडिया पर जंगी जुनून आज भी सवार है, क्योंकि आज पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ जारियत का नया मंसूबा बना रहा है और 16 से 20 अप्रैल तक यह खदशा है कि इंडिया पाकिस्तान की सरजमीन पे किसी किस्म की कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। हमारे पास इस वक्त रिलायबल इंटेलिजेंस है कि भारत एक नया मंसूबा तैयार कर रहा है और पाकिस्तान पर एक और जारियत का इम्कान है। और हमारी इत्तला के मुताबिक 16 से 20 अप्रैल तक ये कार्रवाई की जा सकती है। ये एक नया नाटक रचाया जा सकता है और मकबूजा कश्मीर में एक नया वाक़या रूनुमा किया जा सकता है, पुलवामा जैसा। शाह महमूद कुरैशी कह रहे थे रिलायबल सोर्सेज ये हमें बता रही हैं कि एक और नाटक किया जा सकता है, पुलवामा जैसा एक और हमला करवाया जा सकता है और पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की जा सकती है। उनका कहना है कि रिलायबल सोर्सेज भी ये बता रहे हैं। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज ये भी बताया कि 2 अप्रैल को इंडिया में एक अहम मीटिंग हुई। ये मीटिंग कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की थी, जिसको चेयर कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उस मीटिंग में अजित डोवल ने यह कहा कि जो हमारी फोर्सेज हैं उनके सरबराह रेडी हैं किसी किस्म की भी कार्रवाई पाकिस्तान पर करने के लिए, जिसके जवाब में नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि मैंने तो पहले ही आपको फ्री हैंड दे रखा है। हाल ही में एक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का इजलास मुनक़िद होता है। उस इजलास की सदारत भारत के वज़ीर आज़म करते हैं और उस इजलास में तीनों मुसल्लह अफ़वाद के सरबराहान शरीक हैं और वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान पर कार्रवाई के लिए तैयार हैं, हमें सियासी इजाज़त चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैंने तो आपको फ्री हैंड दे रखा है, मैंने आपको इजाज़त दे रखी है।
तो इंडिया की कैबिनेट मीटिंग में भी ये बात हुई और शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं कि हमारे पास रिलायबल इंटेलिजेंस भी मौजूद है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें आपने कहा कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत का नया मंसूबा बना रहा है और 16 से 20 अप्रैल के दरमियान कार्रवाई का खदशा है। और आपने ये भी कहा है कि आपके पास काबिल भरोसा इतलात मौजूद है। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने जिक्र किया है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इंडिया में जो मीटिंग हुई जिसको नरेंद्र मोदी ने हेड किया, जहां पे उन्होंने कहा कि फ्री हैंड मैं आपको देता हूं। तमाम फौज के वहां पे सरबराह मौजूद थे, उनको फ्री हैंड दिया। तो आपकी जो इतलात है वो इंडिया की जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग थी वही है, या पाकिस्तान की अपनी इतलात भी ये कह रही है कि इंडिया कोई कार्रवाई कर सकता है? तो ये मैंने जो गुजारिश की है वो ये है कि हमारी इतलात जो है वो ये है, और हमने जो पिक किया है चीज वो कि पुलवामा की शक्ल का एक और वाकया मकबूजा कश्मीर में रूनुमा हो सकता है, जिसकी आड़ में भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक सफारती और एक अस्करी जो है कार्रवाई का जवाब पैदा कर सकता है। और हमें इस किस्म के इतलात भी हैं और खदशात भी हैं कि कोई एक स्पेक्टेकुलर किस्म का एक नया वाकया रूनुमा हो और उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान को दुनिया में फिर साबित किया जाए कि ये दहशतगर्दी की पनाही करते हैं, इसके ताने बाने पाकिस्तान से जुड़ते हैं, और जो अपना बयानिया है उसको बिल्ड करें और इससे अपनी दाखिली सियासत को प्रमोट करें और अपने इलेक्शन के हालात को बेहतर किया जाए। क्योंकि जो बयानिया उन्होंने पुलवामा के बाद 26 फरवरी को अपनी जारहियत के बाद जो कौम के सामने रखा, उसकी कलाई तो खुल गई है कि ना कैंप लोगों को दिखा सके, ना दहशतगर्दों की लाशें दिखा सके, और F-16 की कहानी भी सामने आ गई है आपके सामने। जी, लेकिन देख रहे थे कि कुछ मुस्बत पैगामात आए थे, खासतौर पे 23 मार्च को वजीर आजम को उन्होंने खत लिखा था, पाकिस्तान की कौम को उन्होंने मुबारकबाद दी थी। तो ऐसा लग रहा था कि शायद थोड़े होश के नाखुन ले रहा है इंडिया, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि दोबारा ये इत्तलात आ रही है। तो पाकिस्तान इससे निपटने के लिए क्या करेगा? सालिसी का किरदार अदा करने के लिए दूसरे ममालिक को बीच में डालेंगे या क्या होगा? अब पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान ने जो सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल मेंबरान हैं उनको अपने खदशात से आगाह कर दिया है। आज से 2 रोज पहले दफ्तर खारजा में हमने इस्लामाबाद बेस्ड जो P5 मेंबरान हैं, उनके एम्बेसडर्स हैं, उनको बुलाया, मुद्दू किया और अपने ये खदशात उनसे शेयर किए और उनसे दरखास्त की कि वो अपना किरदार अदा करें और इस खित्ते के अमन और इस्तेकाम को जो अपनी दाखिली सियासत की खातिर भारत बर्बाद करने पर तुला हुआ है और साउथ एशिया को दांव पर लगा रहा है, इससे उसको तंबीह करे कि वो इज्तनाब करे। तो सफारती तौर पर हमने किया। फिर मैंने मुनासिब समझा कि आज मैं मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए कौम को भी आगाह करूं कि ये सूरत हाल है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बताया जाए कि ये सूरत हाल है, और अगर खुदा न खास्ता इस किस्म की चीज होती है तो इसके ये मुज़र असरात हो सकते हैं। आज आपसे सवाल भी किया गया कि इसमें जो दीगर जमातें हैं वो क्या किरदार अदा करेंगी, तो आपने कहा कि जो लोकल पॉलिटिक्स है उस पर बेशक वो सियासत करें, लेकिन जो कौमी मामलात हैं उस पर हमें एक होना जरूरी है। तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नफीसा शाह साहिबा ने बात की है और उन्होंने रद्द अमल दिया। उन्होंने ये कहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो जो असल मामलात हैं, जो बैड गवर्नेंस है, जो इस वक्त मुल्क की माशी हालात है, उस पर से तवज्जो हटाने के लिए शाह महमूद कुरैशी ये बात कर रहे हैं। अगर उन्होंने ये कहा है तो मुझे सुनकर अफसोस हुआ। ये सियासत है। अब देखिए, सियासत जरूर करें और मैं उनकी सियासी मुश्किलात से आगाह हूँ और उनकी सियासी जरूरियात को भी समझता हूँ, लेकिन ये मामला संजीदा है, ये मामला पाकिस्तान का है और ये पीपल्स पार्टी और PTI की सियासत से बलतर है। देखिए, हुकूमती मामलात और होते हैं और स्टेट की जरूरियात और होती हैं। नफीसा बीबी को पाकिस्तान के इंटरेस्ट को मद्देनजर खातिर रखते हुए सियासत बलतर होकर सोचना चाहिए। अब ये पाकिस्तान की इंटरेस्ट के खातिर हमने देखा था कि चंद दिनों के लिए जब ये सारा पुलवामा का मामला हुआ, इंडिया एग्रेशन दिखा रहा था, तब तमाम ये जमातें एक पेज पर थी, तमाम जमातों ने मिलकर पाकिस्तान के बारे में सोचा, लेकिन इसके बाद दूरियां बढ़ती गई। पहले पुलवामा के इशू पे ही कुछ इख्तलाफात हुए, फिर अब सियासी इख्तलाफात बहुत बढ़ के सामने आ चुके हैं। रोज हम बयानबाजी देखते हैं, बिलावल भुट्टो कह रहे हैं लात मारूंगा हुकूमत गिर जाएगी, जरदारी साहब कह रहे हैं कि अब बहुत हमने बर्दाश्त कर लिया है। तो इस माहौल में आपके ख्याल में कोई बड़ा संजीदा इशू आएगा तब भी एक हो पाएंगी क्या?
देखिए, सियासत रहती है और सियासत रहेगी। उनकी सियासी जरूरतें भी हम समझ रहे हैं और जो किसका सामना है उसका जो दबाव है वो भी हम समझते हैं। लेकिन आप देखिए, भारत में इंतखाबात होने चले थे और इंतखाबात का माहौल था। उस इंतखाबी माहौल के बावजूद जो वजीर आजम मोदी ने जो एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, उसमें ऑपोजिशन की जमातों ने हिस्सा लिया था, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और एक मुत्तफिका बयानिया भी उसमें से और एक स्टेटमेंट भी निकला था। तो इसे कहते हैं जिम्मेदाराना ऑपोजिशन का किरदार। मैं तवक्को करता हूँ, मैं अभी भी करता कि जज्बात पर काबू पाए, पाकिस्तान आदात को सामने रखते हुए आप पाकिस्तानियत का मुजाहरा करें। सियासत का बड़ा मौका मिलेगा। सियासत आपने की है, माजी में भी करते रहे हैं, मुस्तकबिल में भी करेंगे। आप जरूर बयान कीजिए। आप महंगाई पर बात करना चाहते हैं, आपको कौन रोक सकता है? जरूर कीजिए। आप गवर्नेंस पर बात करना चाहते हैं, जरूर कीजिए। उनकी गवर्नेंस भी लोगों के सामने है, ये सब कुछ है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के इंटरेस्ट को सामने रखा जाए। कुछ सियासी मामलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी भी हैं। अभी रिसेंटली आपने तरीन साहब के हवाले से बात की थी कि उन्होंने काबीना का इजलास अटेंड किया, उनको नहीं करना चाहिए था। एक तो पूछना चाहूंगा, ये बयान आपने क्यों दिया? और इस बयान के बाद हमने देखा पार्टी के बहु ने उनको सपोर्ट किया इस बात पर, और आपकी सपोर्ट में नहीं नजर आए। शाह साहब, इसकी क्या वजह है? शहजाद जी, जो आप मुझसे करवाना चाहते हैं उसको कामयाबी नहीं होगी आपको, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया है कि मैंने जो कहना था, मेरा मौक़िफ़ आपके सामने आ चुका है, लेकिन मैं इस पर मजीद बात अब नहीं करूंगा। ठीक है, आप इस पर बात ना करिए, लेकिन ये स्पेकुलेशन है कि कोई वापस इंटरनल जो बाय इलेक्शन थे मुल्तान के, उसका कोई मामला था। ऐसी कोई वजह है जिसकी वजह से ये बात करने पर आप मजबूर हो गए? मैं बहुत कुछ कह सकता हूं लेकिन कुछ नहीं कहूंगा। वेल लेफ्ट करेंगे आप इसको? बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। वजीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। जहांगीर खान तरीन के सवाल पे उन्होंने कहा कि मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन क्योंकि वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि पार्टी के इंटरनल इश्यूज को मीडिया पे ना डिस्कस करें, इसीलिए उन्होंने हमारे सवालात को वेल लेफ्ट कर दिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।